हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में फसल कविता के बारे में पढ़ेंगे जो नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम अपनी इस वीडियो में कविता का भावार्थ जानेंगे, उस कविता का क्या सरलार्थ है। उसके बाद उससे एक एक नंबर के क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और उसके बाद जो दो दो नंबर के हमारे प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका भावार्थ। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। देखिए, कोई बात करता है कि भाई फसल है क्या। कोई ये कहे कि एक नदी का पानी प्रयोग कर दो और फसल होगी, ऐसा नहीं। तो ये जो फसल है इसमें किसी एक नदी का योगदान नहीं, किसी दो नदियों का योगदान नहीं, ढेर सारी नदियों का योगदान है। क्योंकि हमारे देश की हम बात करते हैं तो कितनी नदियां बहती है, हर नदी का फसल के उत्पादन में योगदान है। इसके बाद है एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। तो कहते कोई ये सोचे भाई एक हाथ, कोई एक व्यक्ति का इसमें योगदान रहता हो या दो व्यक्ति का योगदान रहता हो, ऐसा नहीं। इसमें कोई एक हाथ या दो हाथ का योगदान नहीं, बल्कि लाख लाख करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। यानी लाखों करोड़ों हाथ इसमें प्रयोग किए जाते हैं, फसल के उत्पादन में इनका योगदान रहता है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। हम ये कहें कि एक मिट्टी के अंदर फसलें पैदा हो जाती है या दो प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, ऐसा नहीं। हजारों प्रकार की मिट्टियां हैं जिसमें ये फसल पैदा होती है। जैसे हमारे देश में कहीं तो रेगिस्तान है, रेतीली मिट्टी है, कहीं जो मैदानी एरिया है दोमट मिट्टी है, और कहीं पे बिल्कुल चिकनी मिट्टी है। तो हर एक प्रकार की मिट्टी का इन फसल के उत्पादन में योगदान रहा है। इसके बाद बात आती है, ये बात हमने कह दी कि इसके बाद आती है कि फसल है क्या। और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब बात आती है कि फसल है क्या। तो कोई कहे यार फसल तो कुछ नहीं, ये तो नदियों के पानी का जादू है, ये हाथों के स्पर्श की महिमा है। यानी इसमें नदी के पानी का प्रयोग किया गया है, उसके अनुसार ये पैदा हुई है, और इसमें हाथों का भी योगदान रहा है, जो मेहनत किसानों के द्वारा की जाती है। और इसमें भूरी काली और संदली ये मिट्टी के प्रकार है। तो इनका गुण धर्म है। यानी मिट्टी के अंदर हमें पता है कि उसमें पोषक तत्व होते हैं, हर पोषक तत्व फसल के लिए जरूरी होते हैं। किस मिट्टी में कोई फसल अच्छी होती है, दूसरी मिट्टी में दूसरी प्रकार की फसल अच्छी होती है। तो ये सब उनके गुणों पर, मिट्टी के गुण पर निर्भर करती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। ये कहते हैं कि फसल, हम जानते हैं कि भाई पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जरूरी होता है। तो कहते हैं सूरज की किरणों का भी रूपांतर, उनका भी योगदान इसमें रहा है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कोई ये कहेगा भाई हवा के बिना फसल पैदा हो जाएगी, तो इस फसल को उत्पादन करने में हवा का भी अपना योगदान है। क्योंकि हवा जब चलती है तो फसलें लहलाती है, तो इसलिए ये है, इसमें हवा का योगदान भी रहा है। ये तो थी हमारी कविता जिसके हमने भावार्थ जाने। अब जब एक एक प्रश्नों की बात आती है, तो सबसे पहला यहाँ प्रश्न है, कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया। देखिए, अगर सब तरीके से बात करें हम, फसल में नदी का भी योगदान है, हवा का भी है, मिट्टी का भी है, लेकिन ये सारी चीजें रहें, लेकिन हमारे किसान अगर इसमें योगदान ना दें तो फसल पैदा नहीं हो सकती। तो यहाँ किसानों का। इसके बाद मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया है। मिट्टी के गुण धर्म से क्या पैदा हो रही है, तो फसल पैदा हो रही है। तो यहाँ फसल इसका सही ऑप्शन है। वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है, तो वायु का भी आया था कि फसलों को पैदा करने में वायु का भी अपना योगदान है, तो फसलों को। इसके बाद फसलों में किसकी मेहनत छिपी है, तो मेहनत तो अभी हमने पहले प्रश्न में भी डाला था, महिमा की बात की गई है, तो किसान की मेहनत इसमें प्रयोग हो रही है।
कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? तो वह ना रूपांतर है सूरज की किरणों का, जो पंक्तियां थी, तो यहाँ सूरज की किरणों का। इसके बाद है फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है? तो अमृत भरे प्रभाव, पानी किसका प्रयोग किया जाता है? तो नदियों का। तो यह नदियां है। ये थे एक एक नंबर के प्रश्न। अब हम 2 नंबर के प्रश्न देखेंगे। ये अभ्यास के हैं। सबसे पहले, कवि के अनुसार फसल है क्या? तो अभी जो दूसरा हमारा पैराग्राफ आया था उसमें था कि फसल है क्या। तो फसल में कहा था कि वह नदियों का पानी का जादू है, फिर हाथ की स्पर्श यानी मनुष्य के श्रम का परिणाम भी है, मिट्टी का गुण धर्म भी है तो मिट्टी का भी है, फिर सूरज की किरणें थी तो धूप का भी योगदान है, फिर हवा की थिरकन की बात की गई थी तो हवा का, यानी इन ये सभी का जो है, ये फसल में इन सभी का योगदान रहा है। तो फसल सही मायने में इन्हीं का ही परिणाम है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? अभी आवश्यक तत्व जैसे फसल है क्या, उसमें बताया गया था किनका योगदान है, वही आवश्यक तत्व है। सबसे पहले नदी के पानी का जादू, यानी नदियों का पानी। दूसरा था कृषकों द्वारा, किसानों के द्वारा किए जाने वाला परिश्रम। तीसरा, अन्य विभिन्न प्रकार की जो है वो मिट्टी के गुण धर्म की बात की गई थी, तो गुण। और उसके बाद था सूर्य का प्रकाश। और आखिरी जो बात की गई थी वो हवा की बात की थी। तो ये जो 5 मुख्य तत्व है जिनके ऊपर फसल का उत्पादन जो है वो निर्भर करता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? देखिए, हाथों के स्पर्श की महिमा, हम सभी को पता है, हमने कविता पढ़ी है कि भाई फसल में नदियों के पानी का योगदान भी है, सूरज की किरणें भी है, हवा भी है, मिट्टी का गुणधर्म भी है। लेकिन अगर ये सारी चीजें हो और किसान कोई मेहनत ना करे, किसान का कोई योगदान इसमें ना रहे, तो फसल पैदा नहीं की जा सकती। इसलिए कहा गया है कि फसल जो है वो हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा है। भाव स्पष्ट करना है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो ये कविता की 2 पंक्तियां ये उठा दी है और इनका हमने भावार्थ करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई फसल के उत्पादन में यहाँ सूर्य की किरणें यानी सूरज के प्रकाश का योगदान जो है वो रहता है, क्योंकि फसलें को जो भोजन बनाना होता है तो उसमें सूर्य के प्रकाश का योगदान रहता है। इसके बाद हवा की थिरकन, कि फसल के अगर उगानी है, स्वस्थ उसको रखना है फसल को, जैसे हम सांस के माध्यम से अगर वायु ना रहे तो हमारा जीना असंभव है, तो उसी तरह से हवा के बिना भी जो है वो फसलें नहीं उगाई जा सकती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे सूरज की किरणें और हवा का फसल उत्पादन में योगदान रहा है। अब ये कुछ अतिरिक्त प्रश्न है जो हम यहाँ करेंगे। सबसे पहला है कि भाई फसल कविता हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर से कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है, इसको हमने स्पष्ट करना है। तो देखिए, आज जो समय है वो उपभोक्तावाद का चल रहा है, लेकिन जब ये फसल हम कविता पढ़ते हैं तो इसमें बताया गया कि भाई फसल क्या है, कौन कौन से तत्व है जो इनको उत्पादन करने में योगदान देते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस कविता में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ कृषि संस्कृति चल रही है, तो इसलिए ये उपभोक्तावादी संस्कृति से कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है। अगला है फसल उगाने में किसानों के योगदान को स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहले बात करती है, देखिए फसल उत्पादन में बहुत से तत्वों का योगदान रहा है, जिसमें पानी है, मिट्टी है, हवा है, सूरज की किरणें हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें रहें और किसान की मेहनत कुछ ना हो तो फसल को उत्पादन नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि भाई किसानों का योगदान ही फसल के उत्पादन में सर्वाधिक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फसल कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रतिपाद्य का मतलब है कि ये फसल जो कविता है वो क्या सीख दे रही है, हमें क्या बता रही है। तो फसल कविता का प्रतिपाद्य यही है, सबसे पहले तो भाई उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच में हमें कृषि संस्कृति से परिचित करा रही है। और जो अगर कृषि संस्कृति है तो ये मानव जीवन का आधार है। और फिर इसके साथ साथ क्या बता रही है कि भाई फसल के उत्पादन में जो है वो श्रम का सबसे बड़ा योगदान है।
और इसके अतिरिक्त बताया गया है कि भाई फसल के उत्पादन में किस किस चीजों की जरूरत होती है, जैसे पानी है, मिट्टी है, हवा है, सूरज की किरणें हैं, और इनके साथ में जो सबसे जरूरी है वो किसानों का श्रम है। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में सबसे पहले कविता का भावार्थ जाना, उसके बाद एक एक नंबर के प्रश्न किए, उसके बाद जो परीक्षा में दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं वो हमने यहाँ प्रश्न किए। तो अपनी इस वीडियो में आज बस इतना ही। धन्यवाद।